नमस्कार दोस्तों, 10 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है ट्रस्ट अस, नो नीड फॉर कोर्ट टू इंटरफेयर। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट केस से सुप्रीम कोर्ट से। एक्चुअली में संडे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी केंद्र सरकार से, बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने ऑलरेडी केंद्र सरकार से बहुत से सवाल पूछ रखे हैं कि भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है देश में वैक्सीनेशन चलाने के लिए। तो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है वो ये बोला है कि हमने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है, यानी केंद्र सरकार ने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है उसमें इस बात को इंश्योर किया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वैक्सीन्स का, और ये वैक्सीन्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग देश के हिस्सों में बराबर के तरीके से जाए। और केंद्र सरकार का यहाँ पे ये भी बोलना है कि इस वैक्सीनेशन पॉलिसी को बनाने में हमने खुद से नहीं बनाया है, हमने बहुत सेवरल राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन किया है, डिस्कशन किया है एक्सपर्ट्स के साथ भी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ भी। तो यहाँ पे केंद्र सरकार बोल रही है कि हमारी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है दिस इज़ वेरी मच इन लाइन विद आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सेंटर ने अपने उस एफिडेविट में लिखा है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट किया है। सेंटर का बोलना ये है कि इस समय पे देश में कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और एकदम से इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो शुरुआती जो प्रोजेक्शंस किए जा रहे थे और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग थी वो उस प्रोजेक्शन के हिसाब से थी। अगर आप मेरा एडिटोरियल जनवरी के लगभग पे आपने सुना हो दोस्तों, तो मैंने आपको उस समय पे बताया था कि सरकार के पास वैक्सीन एक्स्ट्रा थी, सरकार वैक्सीन लगाना चाह रही थी, बट लोग उतना इंटरेस्ट होकर वैक्सीन लगवा नहीं रहे थे। अब हालात ये हो गए हैं कि लोग इतना मर रहे हैं कि दौड़ दौड़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं बट वैक्सीन बची नहीं, चूंकि कोरोना के केसेस एकदम से फैले हैं। तो इस रिस्पेक्ट में सेंटर ये बोल रहा है कि चूंकि यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आ गई है जिसको किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसके चलते यहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर रही, हमने उसको बनाया सही इंटेंशन से था, वो अलग था कि अलग बात है कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आ गई थी जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। ये बात यहाँ पे किसने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोली है। ओके, अब ये पूरा का पूरा मुद्दा उठा क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो मैटर अपने पास लिया और इस रिस्पेक्ट में सेंटर की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहस कर रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 19 सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया किससे, केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ने अपने यहाँ पे ये जवाब दिए। देखिए एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। Central government has taken its executive policy decisions in the most scientific manner, in consultation with experts in field, keeping in mind health and well-being of the citizens, as the main and only focal point in the context of unprecedented human crisis faced by the nation, requiring no second guessing, as there are several factors put into such decision makings for effective pandemic management for which there may not be any judicially manageable standards। कहने का मतलब ये है, केंद्र सरकार जुडिशरी से क्या बोल रहा है कि आप इंटरफेयर मत करो। एज एन एग्जीक्यूटिव हमने जो पॉलिसी बनाई है उसको एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद बनाया है, राज्य सरकारों से भी और हेल्थ एक्सपर्ट से भी। तो आपके इंटरफेयर करने से कुछ बहुत अलग होने वाला नहीं है, ये केंद्र सरकार यहाँ पे जुडिशरी से बोल रही है। कुछ हद तक केंद्र सरकार की बात सही है, क्योंकि जब तक सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो जुडिशरी भी कोई पॉलिसी अगर बना लेती है तो भी उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि पॉलिसी में एलोकेशन लिखा होगा। अभी रिसेंटली कर्नाटका की हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिन के 1200 टन ऑफ ऑक्सीजन दो कर्नाटका की सरकार को। केंद्र की सरकार तो तब देगी ना जब केंद्र की सरकार के पास होगा। तो आप पॉलिसी कितनी भी बना लीजिए, उस पॉलिसी के अंदर आपने जो एलोकेशन करने की बात की है वो एलोकेशन के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज, सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, तो ही पॉलिसी काम की है, नहीं तो पॉलिसी ऑन पेपर ही रह जाएगी। और इस रिस्पेक्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने आज एक आर्टिकल भी डिस्कस किया है, ओवर रीच एंड ओवर स्टेपिंग करके। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल ओवर रीच है उसके रिस्पेक्ट में द हिंदू के एडिटोरियल में आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। तो अगर आपने द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन ना देखा हो तो बिल्कुल देख लो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू ह्यूमन हेल्थ रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं।
अभी के लिए मैं अपने चैनल मेंबर्स के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट चूँकि मैं आपका कोर्स करवाने में ऑलरेडी बिजी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेंबर्स के सवालों को शॉर्ट्स में इंक्लूड करूँ। तो ऑब्वियस ही बात है, जो मेरे मेंबर्स हैं उनके सवालों को मैं कंसीडर करता हूँ। हालांकि सवाल मैं ऐसे उठाता हूँ जो सबके लिए काम के हैं और सबके लिए वो अवेलेबल भी होते हैं। प्लस मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, मेरे बाकी लेक्चर्स की PDF के लिए, और करंट अफेयर्स की जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, जितने भी लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं उनकी PDF के लिए। NCERTs की मैं PDF नहीं देता हूँ, रीजन बीइंग NCERT किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रीन पैनल अलाउस ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। देखिए, इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, उसने ये बोला है कि जो नीति आयोग का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना, ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसके रिस्पेक्ट में हिंदू में एक आर्टिकल भी छपा था, नीति आयोग विजन फॉर ग्रेट निकोबार इग्नोर्स ट्राइबल इकोलॉजिकल कंसर्न। इसको मैंने उस समय पे डिस्कस भी किया था, और इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई भी है दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिए जाके। ओके, नीति आयोग गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, CRZ वायलेशन, गलाथिया आइलैंड्स, गलाथिया बे कहाँ पे है, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का फ़र्क क्या होता है, इंटरटाइडल जोन क्या होता है, बहुत से बेसिक कंसेप्ट मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक गलाथिया बे नाम का लोकेशन न्यूज़ में आ रही है। इसकी लोकेशन भी मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, लेकिन अगर आप ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नक्शा देखिए तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे जानने वाली हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। ये सवाल भी UPSC प्रीलिम्स 2013 या 2014 में पूछा गया था, हालांकि बड़ा ही नॉर्मल सवाल हो गया है। ये जो बिल्कुल आपको नीचे की तरफ ग्रेट निकोबार आइलैंड नजर आ रहा है ना, उसमें यहाँ कहीं पे है गलाथिया बे, और साउथ में इंदिरा पॉइंट। ओके, तो गलाथिया बे इज एन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, किसी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। तो बोला ये जा रहा है कि इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी ने ये बोला है कि भाई जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को सामने रख दिया ग्रेट निकोबार आइलैंड की। अभी इस प्रोजेक्ट के चलते बहुत नुकसान है ट्राइबल इलाकों को, इकोलॉजिकल कंसर्न्स यहाँ बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि जो नीति आयोग है उसने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए इस पर्टिकुलर प्लान को फॉरवर्ड कर दिया, ओके, ताकि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो। अभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अगले 3 महीने तक होगा। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो ये जो इन्वायरमेंट अप्रेजल कमिटी है, इसने रिस्पॉन्स किसके ऊपर दिया है? तो एक 126 पन्ने की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। किसकी? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके, आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इस डेवलपमेंट प्लान में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की बात हो रही है, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड मतलब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट बनाने की बात हो रही, एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही जो कि 166 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर आएगा, और ये सब कुछ प्रिस्टीन कोस्टल इकोसिस्टम्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसमें खर्चा आएगा 75,000 करोड़ का, और इन्वायरमेंटल डैमेज तो बेहिसाब होगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में इतना डेवलपमेंट अगर इन इलाकों में होगा तो इकोलॉजी तबाह होगी, पैसे का खर्चा तो होगा ही होगा, और लोकल इकोलॉजी यहाँ पे तबाह हो जाएगी। तो ये जो 126 पन्नों की लिस्ट में ये सब डेवलपमेंट की बात लिखी गई है ना, उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी ने अपने कंसर्न्स दिए। कमेटी के कंसर्न्स प्रोसीजरल भी हैं और सब्सटेंसिव भी हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कमेटी ने कि भाई देखिए, ये जो मार्च की मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया। रीज़न बीइंग कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में सबमिट नहीं हुए, और उसके बाद भी नीति आयोग ने उसको अप्रूवल दे दिया। यहाँ पे बताया ये गया है कि भाई ये जो टाउनशिप है जो कि 149 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर डेवलप की जाएगी, इसके डिटेल्स क्या है, मतलब किस प्रकार से टाउनशिप बनाई जाएगी, इस इलाके की सीज्मिक और सुनामी हैजार्ड्स क्या क्या है, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की गई है। इसके डेवलपमेंट के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग इस इलाके में 6.5 लाख लोग रहेंगे। अभी इस इलाके में 8,500 लोग रह रहे हैं। ओवरऑल आइलैंड चेन में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 4.5 लाख लोग रह रहे हैं। और फिर ये इन्विसेज किया जा रहा है
कि केवल ग्रेट निकोबार में 6.5 लाख लोग रहेंगे। तो अगर इतने सारे लोग रहेंगे तो इनके लिए फ्रेश वाटर पीने का कहाँ से आएगा, क्योंकि समुंदर तो समुंदर है ही बट फ्रेश वाटर नहीं है। तो फ्रेश वाटर का इंतजाम कैसे किया जाएगा। फिर इस 126 पन्नों की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा गया है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने पेड़ों को काटा जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मिलियंस ऑफ पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया में मिलियंस ऑफ आप कह सकते हो पेड़ हैं। आपको पता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट आप कह सकते हो पाए जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। सारे उड़ाने पड़ जाएंगे अगर ये प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है तो। फिर भाई गलाथिया बे की रिस्पेक्ट में बात कर रखी, गलाथिया बे की लोकेशन में आपको दिखा चुका हूँ। तो गलाथिया बे के रिस्पेक्ट में, पोर्ट के रिस्पेक्ट में, ये जो गलाथिया बे है ये एक आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है इंडिया में। किसकी, एनिग्मेटिक जायंट लेदरबैक नाम का एक मरीन टर्टल है। ये जो एनिग्मेटिक जायंट लेदरबैक नाम का मरीन टर्टल है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मरीन टर्टल है। और इसकी नेस्टिंग साइट कहाँ है, गलाथिया बे। गलाथिया बे कहाँ है, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया बिल्कुल साउथ में, ग्रेट निकोबार आइलैंड के ईस्टर्न पॉइंट पे, इंदिरा पॉइंट से थोड़ा ऊपर। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की ही एक कमिटी नीति आयोग के इस प्रपोजल के अगेंस्ट बात कर रही है, और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स ने अगेंस्ट ही बोला। अब देखते हैं सरकार किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट करती है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक रिस्पॉन्स। देखिए, रिसेंटली ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इट इज़ क्लोजली वर्किंग विद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एंड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। 3 इमीडिएट एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं ये लोग। ये जो टास्क है ग्लोबल टास्क फोर्स की, एक न्यूली फाउंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया। बिजनेस राउंड टेबल इसको सपोर्ट कर रहा है। ये वर्क कर रहा है चैम्बर्स, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ और यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ, ताकि जो रिसेंट कोविड-19 का सर्ज आया इंडिया में, इसके साथ निपटा जा सके। रिसेंटली यूएस के कॉर्पोरेट सेक्टर ने ये भी कमिट किया है कि लगभग 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इंडिया को प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी कब तक प्रोवाइड किए जाएंगे ये नहीं पता। 16 और बिजनेसेस ने टास्क फोर्स के वेंटिलेटर इनिशिएटिव के साथ अपना सपोर्ट दिखाया है। लगभग $30 मिलियन की यहाँ पे पैसों की मदद, जो कि लगभग 220 करोड़ होते हैं, इंडिया के हेल्थ के रिस्पांस में दी जाएगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। किस हद तक इनको कितने प्रायोरिटी पे और किस टाइम लिमिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड और इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स हेल्प्स कॉज ऑफ पैंगोलिन्स। रिसर्चर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने टूल्स डेवलप किए हैं। किस लिए, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के बेसिस पे टूल्स डेवलप किए हैं ताकि डिफरेंशिएट किया जाए 2 प्रकार के पैंगोलिन्स में। वो पैंगोलिन जो भारत में पाई जाती है जिनको बोला जाता है मैनिस क्रेसी कॉर्डाटा, और वो पैंगोलिन्स जो चाइना में पाई जाती है चाइनीज पैंगोलिन जिसको बोलते हैं मैनिस पेंटाडाइटेक्ला। पैंगोलिन दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एनिमल है। क्यों, क्योंकि इसकी स्केल्स की बहुत डिमांड होती है। अगर आप इस पैंगोलिन को देखो तो आपको इसकी बॉडी में बहुत सारे स्केल्स नजर आ रहे हैं। अभी इन स्केलों के बहुत से मेडिसिनल यूजेज हैं। ईस्ट एशियन मेडिसिन में इनके स्केल्स यूज होते हैं, इसीलिए पैंगोलिन का इलीगल ट्रेड होता है। इनके मार को, इनके स्केल्स को अलग करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि मेडिसिन बिजनेस में इनका इस्तेमाल किया जा सके। स्टडीज़ ये बताती हैं कि 2000 से लेकर 2019 के बीच में 8,95,000 पैंगोलिन्स को दुनिया भर में ग्लोबली ट्रैफिक किया गया है, जिसमें एशियन और अफ्रीकन पैंगोलिन सबसे ज़्यादा ट्रेड की गई, जिसके चलते इस स्पेशीज़ के नंबर में गिराव आ रहा है। जो चाइनीज़ पैंगोलिन्स है ना, इनकी तो जोग्राफिकल रेंज भी बहुत लिमिटेड है और पैंगोलिन्स एक साल में एक ही ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाती हैं। इन पैंगोलिन्स के ऊपर प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि इनका हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, लोकल एक्सटिंक्शन से प्रोन है ये। अगर आप कंजर्वेशन स्टेटस की बात करोगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से इंडियन पैंगोलिन्स एंडेंजर्ड हैं और चाइनीज पैंगोलिन्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इनको इंडिया में शेड्यूल्ड वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड स्टेटस दे रखा गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, तो भाई देखिए, पैंगोलिन का नंबर जानने से और दोनों पैंगोलिन्स के बीच में फ़र्क क्या है ये जानने से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कितना पैंगोलिन का इलीगल ट्रेड हो रहा है, कितना इन पैंगोलिन्स को मारा जा रहा है, और ये ज़रूरी भी है इस जानवर को बचाने के लिए। अब इंडिया की तो बात छोड़ो, चाइना में तो इसको मार के खाते हैं। अब आप सोचिए, इस एक बार इस जानवर को देखिए,
ये तक तो समझ में आता है कि भाई आप इसका स्केल्स निकाल के इसको मेडिसिन में यूज़ कर लो, बट चाइना वाले इसको खा जाते हैं। भाई इसको देख के कैसे कोई खा सकता है इसको? चलो वेजिटेरियन पर्सन तो कोई जानवर नहीं खा सकता, लेकिन जो चिकन मटन मछली तक भी खाते हैं वो इस जानवर को कैसे खा सकते हैं, ये सोच पाना मुश्किल है। और चाइनीज़ ये भी खा जाते हैं। एक थ्योरी कोरोना वायरस में ये भी चल रही थी कि शायद पेंगोलिन से फैला हो कोरोना वायरस। अब ये तो नहीं पता कहाँ से फैला है, लेकिन पेंगोलिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे टूल्स डेवलप किए हैं ZSI ने, ये पता करने के लिए कि इंडियन पेंगुइन्स और चाइनीज पेंगुइन्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पे कुछ स्टडीज़ ने बताया कि 2000 से लेकर 2019 के बीच में 8,95,000 पेंगुइन्स को ग्लोबली ट्रैफिक किया गया है। इनके स्केल्स का इस्तेमाल करके ईस्ट एशिया में मेडिसिन बनवाई जाती हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ और बायोडाइवर्सिटी में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आई होप आपको जो मेरा करंट अफेयर्स बनाने का तरीका है पसंद आ रहा हो दोस्तों, जो मेरा शॉर्ट्स बनाने का तरीका है पसंद आ रहा हो। शॉर्ट्स के रिस्पेक्ट में मैं आपसे ये बोलूँगा, बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, मेल्स भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप अपने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम वाले मैसेजेस को मैं थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा और उसके क्वेश्चंस के बेसिस पे ज़्यादा शॉर्ट्स में आपके क्वेश्चंस को टेकअप करूँगा। हालांकि मैं वही क्वेश्चंस टेकअप करूँगा जो मेरे सारे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंबर्स से मैं बोलूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भेजें, मैं उनके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल करने की कोशिश करूँगा। और जब अगर आप मेंबर हो तो आप अपने मैसेज में मेंशन भी करो कि यू आर अ मेंबर, बट झूठ मत मेंशन करना यार, क्योंकि वो वेरीफाई हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।